फुल स्टार ना सही, ट्विंकल स्टार सही, बहरहाल स्टार तो हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सब भी इख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आपके टाइगर ने नौरोज मुल्क के मेहरबान के बारे में जो रिपोर्ट दी थी, इसमें 2 नाम सामने आए थे, एक जानू का और दूसरा सेठ असलम का। जानू सेठ असलम का खास आदमी था। आपके हुक्म पर हमने सेठ असलम को उठाया, लेकिन जानू हमें ना मिल सका। सेठ असलम ने यहाँ इस तहखाने में आपके सामने जबान खोल दी थी और इस तरह काफिस्तान का पूरा सेटअप सामने आ गया, और फिर 4 स्टार्स ने इस पूरे सेटअप में शामिल अफराद का खात्मा कर दिया। इस तरह जाली करेंसी का केस एक लिहाज से खत्म हो गया। सेठ असलम ये बात ना जानता था कि काफिस्तान से जाली करेंसी कौन भिजवाता है। जानू के मुतालिक उसने बताया था कि उसका ताल्लुक भी काफिस्तान से है और वो काफिस्तान गया हुआ है। इस तरह जानू ना आस्का और ना बात आगे बढ़ सकी, लेकिन 4 स्टार्स इस जानू को तलाश करती रही। फिर अचानक खावर को इत्तला मिली कि इसको पाकिस्तान में देखा गया है। ये इत्तला खावर को सेठ असलम के एक दोस्त ने दी थी, जो जानू की एक दोस्त के बारे में जानता था। जानू की दोस्त लड़की का नाम आसिया है, वो एक फ्लैट में रहती है। उसका फ्लैट भी इस बिल्डिंग में है जिसमें आसिया का फ्लैट है। इसने जब आसिया के फ्लैट से एक आदमी को निकलते देखा जिसका कदो कामत जानू जैसा था, लेकिन उसका हुलिया बदला हुआ था, तो वो समझ गया कि यह दर हकीकत जानू ही होगा, क्योंकि आसिया इसकी दोस्त थी और जानू के अलावा आज तक और किसी आदमी को आसिया के फ्लैट में आते हुए ना देखा गया था। जानू का बारे में इत्तला देने पर खावर ने इस आदमी को भारी इनाम देने का वादा कर लिया था, इसलिए उसने खावर को इस बारे में इत्तला दे दी। खावर ने हमें बताया और हमने आसिया के फ्लैट की खुफिया निगरानी शुरू कर दी, और फिर 2 रोज की निगरानी के बाद आखिरकार जानू वहां आ गया। उसका हुलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील शुदा था, लेकिन कदो कामत बहरहाल जानू जैसा ही था। जब वो आसिया के फ्लैट में चला गया तो हमने इस फ्लैट में बेहोश करने वाली गैस दरवाजे पर बने हुए ताले के सुराख से फायर कर दी और वह दोनों अंदर बेहोश हो गए। तो हमने मास्टर की से दरवाजा खोला और अंदर मौजूद इस आदमी को उठाकर साथ खाली फ्लैट में ले आए। यहाँ हमने फिर चेकिंग का सामान पहले से ही रखा हुआ था। चनाचे मेकअप वॉशर से जब इसका चेहरा वॉश किया गया तो मेकअप गायब हो गया और अंदर से असल जानू निकल आया। जब हमें यकीन हो गया कि यही जानू है तो हम फ्लैट के अकबी रास्ते से इसे बाहर निकाल लाए और फिर कार में डालकर यहाँ ले आए। यहाँ आकर जब जानू से पूछगिछ की तो शदीद और खौफनाक तशद्दुद के बाद आखिरकार इसने जुबान खोल दी। इसने बताया कि इसका ताल्लुक काफिस्तान की एक ऐसी सियासी मजहबी तंजीम से है जो मुसलमानों के दुश्मन नंबर 1 है और इस लिहाज से वो वकीशा की तबाही चाहती है। इस सियासी पार्टी के तहत एक खुफिया तंजीम बनाई गई है। इस तंजीम के सरबराह को चीफ बॉस कहा जाता है, जो नकाब में रहता है और कोई भी इसकी असलियत के बारे में नहीं जानता। उसके तहत वकीशा को माशी तौर पर तबाह करने का एक लंबा चौड़ा प्लान बनाया गया है और इस तंजीम ने काफिस्तान की समंदरी हदूद में 2 जजीरों पर कब्जा कर रखा है, जिसमें से एक जजीरे का नाम बटाम और दूसरे जजीरे का नाम नशाकू है। गैर मुमालिक से इंतहाई जदीद मशीनरी लाकर जजीरे बटाम में नस्ब की गई है, जहां पाकिशा की जाली करेंसी धड़ाधड़ छापी जा रही है और स्टोर की जा रही है। और प्लानिंग यह है कि इस जाली करेंसी को पाकिशा के फेडरल बैंक और बड़े बड़े बैंकों की इंतहाई मारूफ शाखों में मुकम्मल तौर पर भर दिया जाए और अगर असल पाकिशा करेंसी वहां से निकाल ली जाए। इस तरह ये जाली करेंसी इन बैंकों के जरिए पूरे पाकिशा में तेजी से फैल जाएगी। ये चक्कर चलता रहेगा, असल करेंसी गायब होती जाएगी और इसकी जगह जाली करेंसी ले लेगी। जब ये करेंसी 75% हो जाएगी तो अचानक इतला कर दी जाएगी कि करेंसी जाली है। तमाम बैंकों इस करेंसी को लेने से इनकार कर देंगे। इसका नतीजा ये होगा कि पाकिशा की मईशत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगी, बल्कि तबाह हो जाएगी और हुकूमत को फौरी तौर पर ये जाली करेंसी मार्केट से लेकर असल करेंसी देना पड़ेगी। लेकिन बैंक से भी असल करेंसी गायब हो चुकी होगी और इसकी जगह भी वहाँ यही जाली करेंसी मौजूद होगी। चुनांचे हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाएगी और नतीजा पाकिशा की मुकम्मल तबाही की सूरत में निकलेगा। इस प्लानिंग के तहत पहले थोड़ी थोड़ी जाली करेंसी यहाँ चलाई गई ताकि इसका रिजल्ट देखा जा सके। ये काम सेठ असलम के जरिए होता रहा। उसके साथ साथ सेठ असलम के जरिए बैंक के अहम आदमियों को भी खरीदा जाने लगा और जाली करेंसी तजुर्बे के तौर पर बैंकों के जरिए चलाने का काम शुरू किया गया। लेकिन फिर स्पेशल फोर्स हरकत में आ गई और सेठ असलम और इसके सेटअप के तमाम अफराद पकड़े गए। जनरल चौका काफिस्तान गया हुआ था, इसने जब वहां इतलात पहुंची तो इस तंजीम में से वहीं रोक लिया। इसके बाद नए सिरे से मनसूबाबंदी की गई। इस काम के लिए एक दूसरे आदमी को तैनात किया गया जिसका असल नाम प्रीतम दास था और इस बारे में मनसूबा बनाया गया कि प्रीतम दास को बैंक मुलाजमीन के किसी मजदूर लीडर की जगह दिलाई जाए और फिर बैंक के लोगों को इसके जरिए खरीदा जाए और फिर प्रीतम दास ने यहाँ आकर वाकई खुफिया मुलाजमीन की एक लीडर की जगह ले ली और अपनी खुफिया सरगर्मियों की मदद से इसने बैंकों के तमाम अहम अफराद को खरीद लिया।
जानू को प्रीतम दास के साथ काम करने के लिए मेकअप में वापस भेज दिया गया और बकौल जानू ये सारा सेटअप अब मुकम्मल होने के करीब है और फाइनल मिशन किसी भी लम्हे हो सकता है। चुनांचे इसकी निशानदही पर इस मजदूर लीडर को अगवा किया गया और ये मजदूर लीडर आपके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है। बज़ाहिर इसका नाम मासूम अली है, लेकिन दरहकीकत इसका नाम प्रीतम दास है, जबकि जानू को हलाक कर दिया गया है। सदीकी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, वेरी गुड, फिर तो वाकई तुम्हारे चेहरों पर जगमगाहट की मौजूदगी तुम्हारा हक बनता है। इमरान ने तहसीन भरे लहजे में कहा, इमरान साहब, इस प्रीतम दास से भी हमने पूछगिछ मुकम्मल कर ली है। इसने इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। सदीकी ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। पूछगिछ मुकम्मल कर ली है? वाह, मगर इस पर तशद्दुद के आसार तो नजर नहीं आ रहे। इमरान के लहजे में हकीकी हैरत थी। ये काम खावर ने किया है, उसने तशद्दुद का एक जदीद अंदाज सीख लिया है। ऐसा तशद्दुद के इसके असरात बज़ाहिर नजर नहीं आते। सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा तो खावर भी अख्तियार मुस्कुरा दिया। अच्छा, वो क्या? इमरान ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, इमरान साहब, इसने कदीम अफ्रीकी कबाइल पर लिखी गई एक मताले के दौरान ये पढ़ा था। कदीम दौर के अफ्रीकी पुजारी इसे आम इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो ये तरीका दूसरों या सरदारों के करीबी अजीजों पर ही इस्तेमाल करते थे। सरदारों या सरदारों के करीबी अजीजों पर वो तशद्दुद नहीं कर सकते थे। उनके ख्याल के मुताबिक सरदारों और सरदारों के करीबी अजीजों को देवताओं का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता था। तरीका बिल्कुल सीधा साधा है, लेकिन है इंतहाई मौसर। इसके मुताबिक नारियल के पानी की पिचकारी इंसान के दोनों नथों में इस तरह मारी जाए कि ये पानी इसके दिमाग से होता हुआ इसकी हलक से निकल जाए, तो इसके असरात से इस आदमी का जहन माऊफ हो जाता है और वो हर शय बताने पर मजबूर हो जाता है जिसके जहन में मौजूद होती है। मौजूदा दौर के मुताबिक इसका शऊर माऊफ हो जाता है और लाशऊर में तहरीक पैदा हो जाती है और वो सब कुछ बताता चला जाता है, जबकि इसे इसका शऊर भी नहीं होता। मैंने ये तरीका पढ़ा तो पहले मुझे यकीन ना आया। इस बार मैंने ये तरीका प्रीतम दास पर आजमाने का फैसला किया। आजकल नारियल आम मिल जाते हैं, चुनांचे मैंने नारियल का पानी लेकर इसकी पुचकारी के जरिए इस प्रीतम दास की नाक में डाल दिया। वो मुझे यकीन न था, लेकिन नतीजा हैरत अंगेज निकला। जब मैंने इस प्रीतम दास से ये सवालात पूछे तो ये सब कुछ इस तरह बताता चला गया जैसे टेप चल रही हो। इस पानी का असर तकरीबन आधे घंटे तक रहा। इसके बाद इसका शऊर दोबारा जाग उठा और फिर मैंने चेक किया तो इसे सीधे से मालूम ही ना था कि उसने कुछ बताया भी है या नहीं। मैंने जानबूझकर दोबारा वही सवाल किए तो इसने इसके दास्ता गलत जवाब दिए। खावर ने तफसील बताते हुए कहा, गुड शो, इसका मतलब है कि नारियल का पानी शऊर पर कोई झिल्ली सी चढ़ा देता होगा और इसके साथ ही लाशऊर को तहरीक भी देता होगा। वेरी गुड, ये वाकई मेरे लिए नई बात है। कौन सी किताब में तुमने पढ़ा ये तरीका? इमरान ने मसरत भरे लहजे में कहा, ये एक कलमी नुस्खा है, लातीनी जुबान में है। ये मुझे किताबों के कबाड़िए से मिला था। इसमें कलमी तस्वीरें भी बनी हुई थी, इसलिए कबाड़िए ने इसे लहदा रखा हुआ था। मुझे चूंकि कदीम जुबानें पढ़ने का शौक है, इसलिए मुझे कुछ लातीनी जुबान भी आती है। मैंने वो किताब खरीद ली, खावर ने जवाब दिया। गुड, वेरी गुड, अम्मी बताने की जरूरत तो नहीं है कि लातीनी जुबान मुझे भी आती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो खावर के साथ साथ सभी इख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, बुजुर्ग तो यही कह रहे हैं कि जो किताब दूसरे को पढ़ने के लिए देता है वो अहमक है और जो लेकर वापस कर देता है वो इससे बड़ा अहमक है। खावर ने कहा तो कमरा कहकों से गूंज उठा और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक प्रीतम दास की तरह सुनाई दी जो सब चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। उसे होश आ रहा था। इसे दोबारा बेहोश कर दो और पहले मुझे बताओ कि इसने क्या इंकशाफात किए हैं। इमरान ने कहा तो सदीकी सर हिलाता हुआ उठा और इसे बेहोश होते हुए प्रीतम दास की कनपट्टी पर मुड़ी हुई उंगली का हुक मारा तो ये प्रीतम दास के हलक से एक घूटी घूटी से चीख निकली। उसकी गर्दन एक बार फिर ढील लग गई और आधी खुली आंखें दोबारा बंद हो गई। वो एक बार फिर बेहोश हो गया था। हाँ, अब बताओ कि इसने क्या बताया है? इमरान ने सदीकी के वापस कुर्सी पर आकर बैठते ही कहा, इमरान साहब, प्रीतम दास के मुताबिक पाकीशा के फेडरल बैंक समेत तमाम अहम बैंकों के अहम ब्रांचों के कैशियर और चौकीदारों को इससे खरीद लिया है। बटाम नजीर पर जो जाली करेंसी तैयार हो रही है वो सारी करेंसी एक ही रात में इन बैंकों के स्टॉक्स में पहुंचा दी जाएगी और असल करेंसी वहां से निकाल ली जाएगी। इस तरह दूसरे रोज तमाम जाली करेंसी पूरे मुल्क में फैला दी जाएगी। इसके बाद भी जो असल करेंसी बैंकों का वसूल होगी इसे भी जाली करेंसी में तब्दील कर दिया जाएगा। फेडरल बैंक के
محفوظ اسٹاک کو بھی اس دوران تبدیل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پورے ملک میں یہ خبر اوپن کر دی جائے گی کہ ملک میں جعلی کرنسی موجود ہے۔ ظاہر ہے عوام میں ساری کرنسی لے کر بینکوں کی طرف دوڑیں گے، لیکن جب سب بینک سے وصول کرنے سے انکار کر دیں گے اور پھر ملک میں معاشی طوفان آ جائے گا۔ حکومت زیادہ سے زیادہ اپنے محفوظ اسٹاک اوپن کر کے کرنسی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن جب حکومت کو معلوم ہوگا کہ محفوظ اسٹاک میں بھی جعلی کرنسی ہے تو ظاہر ہے ملک پر انتہائی تباہ کن معاشی اثرات مرتب ہوں گے۔ تمام خرید و فروخت رک جائے گی، لوگ بھوکے مرنے لگیں گے تو بغاوت ہو جائے گی، غلے کے گودام اور دکانیں لوٹ لی جائیں گی، ملک شدید افراتفری کا شکار ہو جائے گا اور یہی موقع ہوگا جب کافرستان پاکیزہ پر حملہ کر دے گا۔ چونکہ پاکیزہ کا معاشی نظام اور حکومت مفلوج ہو چکی ہوگی، اس لیے کافرستان آسانی سے پاکیزہ پر قبضہ کر لے گا۔ صدیقی نے کہا تو عمران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی کا تاثرات ابھر آئے۔ ویری گڈ، تو یہ لوگ یہاں پاکیزہ میں کاغذی قیامت برپا کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ جی ہاں، اور بقول پریتم داس اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ انتہائی وسیع پیمانے پر جعلی کرنسی تیار ہو چکی ہے۔ اب صرف ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ایک تاریخ مقرر ہونی ہے اور اس کے بعد اس تباہی کا آغاز ہو جائے گا۔ صدیقی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس بار تم لوگوں نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، یہ ساری تفصیل معلوم کرنے کے بعد ہم نے آپ کو فون کیا تھا، کیونکہ اب یہ بات بہرحال طے ہو گئی ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس بٹام جزیرے پر ریڈ کرنا ہوگا تاکہ وہاں موجود اس جعلی کرنسی کو تباہ کر دیا جائے، ورنہ تو یہ لوگ کچھ عرصہ ٹھہر کر دوبارہ یہی پلاننگ کر سکتے ہیں اور یہاں کے بھی ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنا ہوگا جنہیں تباہ کن منصوبے کے لیے پریتم داس نے اپنے ساتھ شامل کر رکھا ہے۔ صدیقی نے کہا، یہاں کے لوگوں کو تو انٹیلیجنس گرفتار کر لے گی، ہمیں اس جزیرے پر ریڈ کرنا ہے، فوری کرنا ہے، کیونکہ اس پریتم داس کی گرفتاری کا علم یقین انہیں ہو گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ مال اس جزیرے سے فوری طور پر کسی اور جگہ شفٹ کر دیں، عمران نے کہا اور باقی دوستوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ان آدمیوں کی لسٹ تیار کی گئی ہے جو اس پریتم داس کے ساتھ شامل ہیں، عمران نے پوچھا۔ اس نے زبانی جو نام بتائے ہیں، لیکن چوہان اور نعمانی نے اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لے کر وہاں سے ایک فائل حاصل کر لی ہے۔ اس فائل میں مکمل نام وغیرہ اور انہیں دیے گئے معاوضوں کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے، صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نعمانی کو اشارہ کیا تو نعمانی اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اس جزیرے کے بارے میں تفصیلات حاصل کر لی ہیں تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، ابھی تو ہم نے اسے پاکیزہ میں اس کے سیٹ اپ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، صدیقی نے جواب دیا۔ تو پھر قابل والا نسخہ آزماؤ اور وہاں کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے اسے معلوم کرو۔ اس دوران میں سپر پیاز کے ساتھ مل کر یہاں کے غداروں کو کور کر لوں، عمران نے کہا اور اسی لمحے نعمانی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل موجود تھی۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے فائل لی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ فائل دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ گڈ شو، واقعی تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، تم اس سے معلومات حاصل کرو، ہمیں مزید کارروائی کی پلاننگ کر لی جائے گی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ایک درخواست ہے آپ سے، صدیقی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ درخواست کیا؟ تم حکم دے سکتے ہو، آخر تم 4 اسٹارز کے چیف ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک یہاں کے لوگوں کو انٹیلیجنس کے ذریعے گرفتار کرا دیں، لیکن اس جزیرے پر ریڈ 4 اسٹارز ہی کرے گی اور اس مشن کو مکمل بھی 4 اسٹارز ہی کرے گی، صدیقی نے کہا۔ لیکن 4 اسٹارز کا کام تو صرف پاکیزہ کے اندر تک محدود ہے، مجھے یہ ساری رپورٹ چیف کو دینی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ چیف یہ کیس 4 اسٹار سے سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر کر دے، کیونکہ منصوبے کے مطابق اب یہ کیس بنتا ہی سیکرٹ سروس کا ہے۔ اس منصوبے سے ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ اس لیے تو میں نے آپ کو بلایا ہے کیونکہ یہی بات ہمارے ذہنوں میں بھی تھی۔ چیف کو تو ظاہر ہے رپورٹ دینی ہی پڑے گی اور اس جزیرے پر ریڈ کرنے کی اجازت بھی لینی پڑے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ چیف نے رپورٹ لینے کے بعد یہ کیس 4 اسٹار سے لے کر سیکرٹ سروس کو شفٹ کر دینا ہے اور پھر آپ صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور جولیا کو ساتھ لے کر وہاں ریڈ کرنے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح چیف کو اس بات پر رضامند کر لیں کہ یہ کیس 4 اسٹار سے مکمل کرے، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر پھر بھی چیف نے کیس سیکرٹ سروس کو دے دیا تو پھر بھی سیکرٹ سروس کی ٹیم تم چاروں پر مشتمل ہوگی، کیونکہ ٹیم کے انتخاب کا حق چیف نے مجھے دیا ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے بھی اختیار کھل اٹھے اور عمران مسکراتا ہوا تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔